हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सही होंगे, आपका परिवार भी सही होगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहें। आज का जो हमारा विषय है वो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये श्रृंखला हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर डे हमारा वीडियो आएगा, आप इसको देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें और हमें अवगत कराते रहें कमेंट के माध्यम से। आज का जो हमारा प्रश्न है कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपका उत्तर होगा सर जॉन व्हीलर। सर जॉन व्हीलर। तो सर जॉन व्हीलर द्वारा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया। और ब्लैक होल, और ये वैज्ञानिक कहां के थे? यूएसए के थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये पूछता है कि ब्लैक होल है क्या? तो ब्लैक होल एक अंतरिक्ष में ऐसा छिद्र है जिसका घनत्व इतना अधिक है कि वहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता, अर्थात वो प्रकाश को वहां अवशोषित कर लेता है, तो वो उतना इलाका यानी काला दिखता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक होल। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया? सर जॉन व्हीलर ने किया। अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि सीडी, जो सीडी होती है जिसमें फिल्म रिकॉर्ड की जाती है, तो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के रंग का चमकता है। ऐसा कौन सी क्रिया होती है कि वहां पर ये चमकता है इस क्रिया की वजह से? तो अपवर्तन और विवर्तन, यानी क्रिया अगर आपसे पूछे तो अपवर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन, तो इस क्रिया की वजह से वो इंद्रधनुष के रंग का चमकता है। तो कारण क्या है कि उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश फिसल जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि श्वेत प्रकाश की किरण अगर किसी प्रिज्म से गुजरे तो वो 7 रंगों में बट जाती है, यानी विबग्योर। अभी इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, यानी विबग्योर, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी 7 रंग, जिसमें तरंग दैर्घ्य जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, अर्थात लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है, और वहीं पर बैंगनी की ज्यादा होती है, यानी कम होती है तरंग दैर्घ्य और उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। और यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो सिग्नल रेड रंग के बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि औषधि को बोतलों में नमी को अवशोषित करने में सहायक है, यानी जो जिसमें दवाइयां भरी होती हैं उसमें ऐसा क्या लगाया जाता है, कौन सी लेयर लगी होती है जो उसके अंदर नमी को ऑब्जॉर्व करती है और दवाई को खराब होने से बचाती है? बड़ा प्यारा प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा सिलिका जेल। क्या होगा? सिलिका जेल, यानी सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं दवाइयों को सुरक्षित रखने में, अर्थात उसमें नमी ना बढ़े, नहीं तो फफूंद लग जाएगी, दवाइयां बेकार हो जाएंगी और काफी नुकसान होगा कंपनी को। अगर उस दवा को किसी ने खा लिया तो बीमार भी होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि नेप्थलीन की गोलियां निकलती हैं, फिनेप्थलीन की, ताकि कपड़े खराब ना हो, कीट से बचे रहें। ऐसे बड़े कीमती जूतों चमड़े के सामान में भी इस प्रकार की फिनेप्थलीन की गोलियां मिलती हैं, तो वो कीटों से बचाती हैं और बहुत सारे हानिकारक जीवाणु भी वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं उसकी गंध की वजह से। मानो अब यह है कि जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? बड़ा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल की स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड प्लस सल्फेट, सल्फेट के लवण घुले होने के कारण, यानी सल्फेट के लवण और क्लोराइड, क्लोराइड किनके? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये जल कैसा हो जाता है? स्थायी कठोरता, स्थायी कठोर हो जाता है। और वहीं पर अस्थायी कठोरता अगर पूछे तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, के कार्बोनेट्स, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के घुले होने के कारण स्थायी कठोरता होती है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सी विधि है जिससे उसको दूर किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हो कि जल को उबाल दें तो जल शुद्ध हो जाता है, अर्थात ये विधि है परम्यूटेड, यानी परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि।
तो परम्यूटेड विधि के द्वारा यानी जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब पांचवा हमारा प्रश्न है कि मानव गुर्दे में पथरी का कारण क्या है। तो मानव में गुर्दे का जो पथरी का कारण है, गुर्दे में पथरी का कारण कैल्शियम ऑक्जीलेट। तो कैल्शियम ऑक्जीलेट ये गुर्दे में पथरी का कारण है। दूसरा, गुर्दे की रीनल पथरी जो होती है, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी गुर्दे की रीनल पथरी। तो रीनल पथरी का जो कारण होता है वो चाय होता है, यानी चाय पीने से गुर्दे की रीनल पथरी हो जाती है। और आप जानते हैं कि गुर्दा हमारा मेन अंग है, यानी मेन उत्सर्जी अंग है, और ये रुधिर का शुद्धिकरण करता है। सेन के बीच का आकार होता है और इसके 10वें भाग को हम हाइलम कहते हैं। और यानी इसकी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, यानी वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे भी जाते हैं। और ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। और इसके ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, वहां से एडिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या करता है, उच्च रक्तचाप का नियंत्रण करता है, यानी बीपी को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको उठो लड़ो 3FR4S फ्राइट फ्लाइट एंड फाइट या जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे गुर्दे के ऊपर, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। अब छठा प्रश्न हमारा है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं, यानी ऐसा क्या होता है कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगती। तो एल्युमिनियम क्या करता है, वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, यानी अब बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनने से क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और नमी से उस पर कोई नुकसान नहीं पड़ता है। सातवां हमारा प्रश्न है कि रक्त में सामान्य ग्लूकोज का स्तर नापते हैं, यानी रक्त में जो ग्लूकोज होता है तो उसको नापने के लिए क्या मानक है। तो उसका नापा जाता है मिलीलीटर प्रति डेसी, यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ये होता है, यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो प्रति डेसीलीटर में कितने मिलीग्राम, यानी 80 से 100 ये सामान्य शर्करा है। और शर्करा की मात्रा बढ़ने पर डायबिटीज, मधुमेह, शुगर हो जाता है, जो कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। अभी अग्नाशय ग्रंथि पर हम पूरा चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। और जो शर्करा की मात्रा अगर बहुत कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, यानी शर्करा की मात्रा कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया और ज्यादा होने पर मधुमेह। अब प्रश्न नंबर 8वां है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज जब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई है तब से लेकर आज क्राइम काफी हद तक रुका है और क्रिमिनल को पकड़ना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी अपराधी का लार, वीर, शुक्राणु, अंडाणु जो भी है, ब्लड है, बाल है, त्वचा है, नाखून है, कुछ भी मिल जाए तो उससे डीएनए की पहचान की जा सकती है। क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी का भी डीएनए एक समान नहीं होता है। तो आसान है। अब बात यह कि क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की किसने, तो आपका उत्तर होगा सन 1985 में एलेक जेफरी ने की। बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। अब ये कि कपास की कीटरोधी क्षमता से में सहायक है, यानी ऐसा कौन सा जीवाणु है कि विषाणु है कि कवक है जो यानी कपास की फसल को कीटों से स्वयं रक्षा प्रदान करता है। तो आपका उत्तर होगा बीटी जीवाणु। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरेंजेसिस। ये जो जीवाणु है इसका पूरा नाम बीटी है। तो जीवाणु यानी कपास को कीटरोधी क्षमता बनाने में जो सहायक है वो बीटी जीवाणु है, जो मिट्टी में पाया जाता है। और बीटी फसल, बीटी बैंगन, बीटी मक्का, ये सब सारी फसलें मार्केट में आई थी, लेकिन बीटी बैंगन और बीटी मक्का पर बैन लगाई गई है क्योंकि मानव स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा जीवाणु चावल की फसल में जैव उर्वरक का काम करता है। तो आपका उत्तर होगा VGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA, ये एक ऐसा जीवाणु है जिसका पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीलहरित शैवाल। जिस खेत में नीलहरित शैवाल पाया जाता है वहां पे धान की फसल अच्छी होती है। तो आपका उत्तर होगा BGA या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। और नीलहरित शैवाल यानी नाइट्रोजन का फिक्सिंग भी करता है, और यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत सारे जीवाणु हैं। नाइट्रोबैक्टर है, एजिप्टोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, राइजोबियम जैपोनिकम है, और यानी इजिप्टोबैक्टर है। ऐसे तमाम है जो नाइट्रोजन का यानी स्थिरीकरण करते हैं। एपीफाइटस पौधे कौन से होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां। एपीफाइटस पौधे कौन से होते हैं? तो एपीफाइटस पौधे जो होते हैं जो पौधे के ऊपर उगते हैं, जैसे आर्किड। आर्किड, तो आर्किड जो है एक एपीफाइटस पौधा है, और ये इसका बीज जो होता है सबसे छोटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? तो आपका उत्तर होगा कार्निया। कार्निया दान की जाती है। और पूछे कि प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और कार्निया जो है वो नेत्रदान में दी जाती है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग कोशिकांग में केंद्रक पाया जाता है? यानी नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में केंद्रक पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया यानी माइटोकांड्रिया एक ऐसा पार्ट है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसके अंदर डबल स्ट्रैंड यानी एक धागा पड़ा होता है डीएनए का, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो मैट्रिक्स होता है। माइटोकांड्रिया में उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, उनको यानी क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के ऊपर कण पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। और माइटोकांड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, पूछे भी जाते हैं। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा टायलिन। टायलिन, और टायलिन एंजाइम का काम होता है मंड को माल्टोस में तोड़ना, और यही कारण है कि मुख में अधिक देर तक भोजन चबाने से मीठा लगने लगता है। अब यह है कि लार में कितनी जोड़ी यानी कितनी लीटर लार निकलती है प्रतिदिन? तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1.5 लीटर लार का स्राव करता है प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। और कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात 6। 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, लेफ्ट एंड राइट, यानी पैरोटिड, अधोजीवा, कर्णमूल, ये 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो टोटल 6, और जोड़ी पूछे तो 3। अब कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में बंधु लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दूध में। दूध में शर्करा पूछे तो लैक्टोस, दूध का पीएच मान पूछे तो 6.4, और दूध में जीवाणु पूछे तो लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही बना देता है। और दूध से पनीर बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस कोमेम्बर्टी जीवाणु उत्तरदायी होता है। और दूध का उत्पादन वर्तमान में सबसे ज्यादा राजस्थान कर रहा है, और सेकंड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध भारत में होता है, और इंडिया के अंदर यूपी में होता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रतिजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, यानी प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करते हैं। तो प्रतिजन एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाई जाती है, और ये प्रोटीन का काम होता है कि एंटीबॉडीज को उद्दीपित करो ताकि रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता बढ़े। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं कि किसके कारण से उद्दीपित होते हैं, यानी उत्सर्जित होते हैं? तो प्रतिजन, और वो हमें क्या देते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कक्षों का भरने का क्रम नियंत्रित करता है। तो आपने इंटरमीडिएट की बुक में पढ़ा होगा हाफ बाउ का नियम। तो हाफ बाउ का नियम जो होता है वो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का काम करता है, यानी SPDF 2 8 8 18 18 32, यानी D4 D9 कभी नहीं हो सकता, ये अपवाद है। तो ये भरते किसके माध्यम से है? हाफ बाउ के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, यदि किसी भी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय में परिपक्व हों, यानी कोई फूल है वो 2 लिंगी है, यानी नर और मादा उस पे दोनों पर है,
और वो नर अलग समय में और मादा अलग समय में अगर परिपक्व होता है, बड़ा होता है, वृद्धि करता है, तो इसको बोलते हैं भिन्न पक्वकालता, यानी भिन्न भिन्न परिपक्वकालिता। भिन्न परिपक्वकालिता किसे कहते हैं? जब नर और मादा वो एक ही पुष्प पर हों और अलग अलग समय में विकसित हों। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपका उत्तर होगा दूरी की, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। यानी प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये कहलाती है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का जो बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.26 वर्ष, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष, ये पारसेक है, और ये है दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कीटवच्ची पौधे होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कीटवच्ची पौधे स्वपोषी होते हैं। कीटवच्ची पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, और ये कीटों का भक्षण सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो कीटों को मार के यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इनको कीटवच्ची। अब कीटवच्ची पौधे हैं कौन कौन से? तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रासेरा, नेफंथीज, घटपर्डी, सनड्यू, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई, तो ये सारे कीटवच्ची पौधे हैं, जिसमें यूट्रिकुलेरिया जो है एकमात्र जलीय कीटवच्ची पौधा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को आसानी से मिलेंगे आने वाले एग्जामों में, और यही क्रम हमारा चलता रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आगे इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद।